और परेशान होना नहीं है, ऐसे सिलेबस एज सच मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होने वाला है इस बार। और ऑनलाइन मोड पे जैसे एग्जाम हुआ है, आपको सिर्फ ऑनलाइन पेपर्स भी अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए सिलेबस के साथ इनफ हो जाएगा, है ना। आ जाओ फटाफट से आजकल। हाँ, कोई कह रहा है मैम बोलो जुबा केसरी, हाँ बस यही बचा था अब, है ना। क्या नाम है इस व्यक्ति का, गिल्लू। गिल्लू पढ़ लेते, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, है ना। बुक कहाँ से मिलेगा, बुक का भी बता देंगे, डोंट वरी। ऑनलाइन भी आती है मेरी सीटेट को लेके एक स्पेसिफिक बुक है ऑरेंज कलर की, वो आती है ना। चलिए खैर करें आज की कहानी शुरू। ए कह रहे हैं आप लोग 52% लोग, आज एनर्जी थोड़ी सी कम है तो 15 क्वेश्चंस ही करने वाले हैं बेसिकली आज हम। जनरली 20 करते हैं, कल तो नेटवर्क का इशू पता नहीं आजकल बारिश की वजह से है क्या है, थोड़ा थोड़ा है 2 दिन से। देखिएगा कितने लोग 63% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स शुड बी प्रमोटेड अमॉन्ग स्टूडेंट्स फॉर मोटिवेटिंग देम टू लर्न। यानी कि किन गोल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए बच्चों के बीच, किन लर्निंग गोल्स को, किन अधिगम उद्देश्यों को हम प्रमोट करें, बढ़ावा दें ताकि बच्चे और बेहतर सीख पाएं। तो हमें पता है 3 तरह के गोल्स होते हैं, एक होता है मास्टरी गोल, दूसरा होता है परफॉर्मेंस और तीसरा होता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। ठीक है, तो मास्टरी बिल्कुल बेस्ट होता है कि बच्चा मास्टर बने, पारंगत बने, उस चीज में माहिर हो जाए, नंबर अपने आप आ जाएंगे। अप्रोच फोकस्ड भी सही है, एटलीस्ट आप उस चीज को अवॉइड ना कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, दोनों बातें सही है। बट अवॉइडेंस और परफॉर्मेंस, अवॉइडेंस नहीं कि बस किसी तरह से पास हो जाएं या इतनी भी मेहनत ना करें, परफॉर्मेंस होता है सिर्फ फर्स्ट आने पे जोर, तो ये भी गड़बड़ है ना। तो ये भी प्रॉब्लम, ये पॉजिटिव है यहाँ पे अप्रोच के, ठीक है आप अप्रोच करें, किसी चीज पे काम करें, बट यहाँ अवॉइडेंस के साथ मास्टरी नहीं चलेगा। तो एक ही ऑप्शन जो है कॉम्बिनेशन वो सही बनता है, दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, है ना, कि एक तो अप्रोच फोकस्ड गोल और मास्टरी ओरिएंटेड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं। मेटाकॉग्निशन इज परासंज्ञान या अधिसंज्ञान क्या है, इस पे अलग से भी एक वीडियो बनेगी मेटाकॉग्निशन पे। इंट्यूटिव थियरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट एवरीडे फिनोमिनन, यानी जो सहजता से उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जो डेली बेसिस पे थियरी आ जाती हैं उनको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। नहीं, मेटाकॉग्निशन बच्चों की थियरीज को नहीं, ये तो फिर नाइव कॉन्सेप्ट्स कहलाएंगे या फिर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कहलाएंगे, इनको मेटाकॉग्निशन नहीं कहते। जो सहजता से बच्चे के दिमाग में आ जाए, बच्चे के मन में। फिर आता है आपका रीड के लिए मैराथन करते हैं प्रबंध, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, यानी अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। बिल्कुल सही बात है, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, यानी सोच पे भी आप सोच रहे हैं, वो मेटाकॉग्निशन है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास, वो तो आपका एकोमोडेशन हो जाता। अब विजुअल एंड हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब कॉन्सेप्ट्स, इसको हम कहते हैं क्या, मेंटल मैप्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप्स कहते हैं इनको हम। तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है मेटाकॉग्निशन के बारे में, कि खुद की सोच के बारे में सोचना, कि क्या आप जो ये सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था, मतलब आप अपनी ही सोच पे सोच रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को, ओवर थिंकिंग नहीं, प्रॉपर लॉजिकल बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफेक्टिव टीचिंग वुड रिक्वायर, यानी प्रभावी शिक्षण में किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन है फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी सिर्फ तथ्यों का पुनरुत्पादन, यानी जो रटा उसी को उगल दिया, तो इसको अच्छा शिक्षण नहीं कहेंगे। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक्स एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, देखो टेक्स्ट बुक्स ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान के स्रोत अनेक हैं, देयर आर मल्टीपल और मैनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक्स। तो एकमात्र साधन नहीं है टेक्स्ट बुक, वन ऑफ द रिसोर्सेज है, ओनली रिसोर्स नहीं है। दोनों बातें हट गई। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स, ये बात सही है कि वो टीचिंग अच्छी मानी जाएगी जिसमें आप बच्चों को मौका दे रहे हैं क्रिटिकली एनालाइज करने का, अपना दिमाग यूज करने का, किसी चीज पे हर एक पक्ष में सोचने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मान लिया है कुछ। फिर आती है बात गिविंग प्राइमेसी टू दी प्रायर एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स, बच्चे के पूर्व अनुभव को आप महत्व देते हैं, बिल्कुल ऐसी टीचिंग को हम अच्छी टीचिंग कहेंगे। दोनों ही बातें सही हैं, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, जो कि 81% लोग सही उत्तर दे भी पा रहे हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड नॉट, यानी अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो, उनका संप्रत्य बेहतर हो, तो आप क्या नहीं करेंगे। मतलब आप चाहते हैं बच्चे ने प्याजे पढ़ा, प्याजे सीखा और वो बेहतर हो,
कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट उनका अच्छा हो, इस चीज के लिए क्या नहीं करेंगे, किस चीज से बचेंगे, एनालॉजीज से कॉन्सेप्ट अच्छा होता है कि वैसे ही समान उदाहरण आप दें ताकि वो चीज और क्लियर हो जाए, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है गिव एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, यानी कि उदाहरण जो डायरेक्ट होते हैं, नॉन एग्जांपल्स होते हैं इनडायरेक्टली उसी चीज को क्लियर करना। जैसे आपने बर्ड्स को समझाया कि बर्ड्स क्या होती हैं, तो आपने बर्ड्स के एग्जांपल दिए, भाई पिजन एक बर्ड है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं आपका जो पैरट है वो एक बर्ड है, बट आप एक नॉन एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ये जो डॉग है ये एक बर्ड नहीं है, ये क्या हो गया, नॉन एग्जांपल हो गया, जो जिससे क्लैरिटी आ जाएगी इनडायरेक्टली। मेक लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, पूर्व ज्ञान से आप जोड़ते हैं, लेकिन फोकस ऑन मियर रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी रोट लर्निंग, सिर्फ रट्टा जो लगाया है उसी को आप रिकॉल करके बता दें, ये कोई भी अच्छा तरीका नहीं हुआ समझ को बेहतर करने का, ये रट्टे को बेहतर करने का हुआ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, Which of the following emotions would encourage students to put efforts in learning, यानी कौन से इमोशंस, कौन से संवेग बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे टू पुट एफर्ट्स इन लर्निंग, यानी अधिगम में और ज्यादा एफर्ट करने के लिए, प्रयास करने के लिए, यानी बच्चे का कौन से इमोशंस उसको ये इस चीज के लिए और आगे बढ़ाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो और मेहनत करे, क्या वो फील करे जिससे उसमें ये भावना बढ़े कि उसको और मेहनत करनी है। फ्रस्ट्रेशन, अगर फ्रस्ट्रेशन होगी तो जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे वो और करना छोड़ देंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो गए अब आप में पॉजिटिव एनर्जी बची नहीं है। फिर है बोर्डम, फिर अगेन आप क्यों किसी काम को करेंगे, अगर ज्यादा बोरियत होगी तो आप क्यों एफर्ट डालेंगे, बोर हो गए आप तो उस चीज से। एंगर, क्रोध भी कोई बहुत अच्छा इमोशन नहीं है इस चीज को आगे बनाए रखने के लिए, कभी कभार हो सकता है आपने क्रोध में कुछ कर दिया बट उसका रिजल्ट अच्छा होता नहीं है। तो प्राइड एक यहाँ पे पॉजिटिव इमोशन होगा, गर्व की भावना है ना, अगर आप प्राइड महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैंने 2 घंटे मेहनत की, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये बुक पढ़ के, 2 घंटे और पढ़ूंगी आज, तो ये क्या हुआ, आप में कौन सा इमोशन आया, प्राइड। इस प्राइड से क्या हुआ, आप और एफर्ट मारना चाहते हैं, आप फर्स्ट आए एक बार, ऐसा ही होता है जनरली, आप किसी क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड क्लास में फर्स्ट आए, माँ बाप बहुत खुश हुए, आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं, आप में वो प्राइड का इमोशन आया, आपने अगली बार फिर दबा के मेहनत की, किस लिए, कि माँ बाप फिर से आपको प्रेज करें, फिर से आप वो गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्राइड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, यानी बाल विकास को किन डोमेन्स में विभाजित किया गया है, किन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जनरली हम ये पढ़ते हैं पीसीएसई, पीसीएसई बोले तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बेसिकली डेवलपमेंट के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, बट जो मेजर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, जो मुख्य प्रकार हैं वो 4 हैं। शारीरिक यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सी फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, दिमाग से संबंधित, एस फॉर सोशल यानी सामाजिक, और ई फॉर इमोशनल यानी सामवेगिक या भावात्मक विकास। अब यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा इसके आसपास होगा वो हमें देखना है। भाई हम अपनी मर्जी से तो ऑप्शन में जाके लिख नहीं देंगे कि ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए था, हमारे पास जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा उसी में से चूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं मोटर, हाँ मोटर डेवलपमेंट होता तो है, बट डोमेन्स में भी आ जाएगा, अगर ब्रॉड डोमेन तो पूछा नहीं है, इन जनरल डोमेन्स पूछा है। साइकोलॉजिकल, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा कि साइकोलॉजिकल डोमेन जैसा कुछ है, या तो वो इमोशनल है या तो कॉग्निटिव है। इमोशनल, हाँ इमोशनल भी होता है, इमोशनल और सोशल दोनों जुड़े हुए होते हैं, बट ये साइकोलॉजिकल सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। फिजिकल यस, कॉग्निटिव यस, स्पिरिचुअल नहीं पढ़ा दुनिया में कहीं, इमोशनल यस, बट एक भी गलत है तो कॉम्बिनेशन खराब हो गया, तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। फिर आया फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। देखो फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, मोटर भी होता है, सोशल भी होता है ना। मोटर हालांकि फिजिकल से ही संबंधित है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये डोमेन ना हो, मोटर डेवलपमेंट एग्जिस्ट तो करता है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, साइकोलॉजिकल, जी ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। फिजियोलॉजिकल, ये भी नहीं, चलो फिर भी इसको फिजिकल मान लेते, लेकिन साइकोलॉजिकल तो सही नहीं है। सोशल एंड इमोशनल तो होते हैं, ठीक। तो एक ही कॉम्बिनेशन सही बन रहा है, वो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक विकास। अब इसमें जो है सोशल को इन्होंने साइड कर दिया है, बट पूछा क्या है, कौन से डोमेन एग्जिस्ट करते हैं, ये नहीं पूछा ब्रॉड डोमेन्स कौन से हैं। तो एग्जिस्ट तो भाई फिजिकल भी करता है, कॉग्निटिव भी करता है, मोटर भी और सोशल भी। तो अगर हम बात करें तो विकास के कुछ आपके 4 प्रकार हैं। एक मिनट, ये आज हम गार्डनर पढ़ रहे थे। विकास के आपके 4 प्रकार हैं मुख्य, जिसमें फिजिकल है ना, कॉग्निटिव है, इस पे चर्चा वैसे तो कभी और करेंगे डिटेल में। सोशल और इमोशनल, ये ब्रॉड टाइप्स हैं, सोशल और इमोशनल ये ब्रॉड टाइप्स हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, अंतः संबंधित हैं। फिजिकल से संबंधित मोटर डेवलपमेंट,
मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, उसमें भी क्या होगा, ग्रॉस टू फाइन जाते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको पता है आपका सोचना, समझना, तर्क करना, इससे ही जुड़ी हुई है आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट, है ना, ये अलग से प्रकार की जरूरत नहीं है इसको, ठीक। सोशल से ही जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, ठीक है। सोशल इमोशनल से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो है वो इन चारों में ही समाहित हो जाते हैं, लेकिन वहां ऑप्शन ही नहीं था इंडिपेंडेंटली चूज करने का, पीसीएससी का ऑप्शन ही नहीं था, तो जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन है वो सी ही है कि मोटर एग्जिस्ट तो करता है, एटलीस्ट ये चारों हैं तो सही, ऐसा तो नहीं है स्पिरिचुअल को डाल दिया हो बीच में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, पढ़िए, पोल में जवाब दीजिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ये देखो पेपर में ही स्पेलिंग मिस्टेक है, हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट, यानी कि सर से पैर की ओर, किस सिद्धांत के अनुसार विकास सर से पैर की ओर जाता है, यानी विकास की दिशा जो है, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर ये वाला पोर्शन, फिर नीचे पैरों पे उसका कंट्रोल आएगा। तो हेड टू टो, सिर से पैर, सेफेलोकॉर्डल, बिल्कुल, सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, है ना, ब्रेन आपका, ठीक है। तो सेफेल मतलब सर से याद रख सकते हो। प्रॉक्सिमो डिस्टल में नियर टू फार होता, सेंटर टू पेरिफेरी होता, तो हेड टू फुट जहां आ जाए, सर से पैर मतलब सेफेलोकॉर्डल, सर से पैर मतलब सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में, है ना। स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, कोई स्पेसिफिक की बात ही नहीं हो रही है, क्वांटिटेटिव चेंज की बात ही नहीं हो रही है, ये तो एवं ही, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कितने लोगों ने सही दिया था, 89%, चलो अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको सही से उत्तर करने ही चाहिए। अब है आपका 8th क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जवाब देना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपकी सारी समझ इसमें लग जाएगी, है ना। लाइक शेयर करना भूल जाते हो, कर दिया करो याद से, जब मजा आए क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एज एन इन्फेंट राघव वॉज डेप्राइव्ड ऑफ, एक इन्फेंट के रूप में, इन्फेंट मतलब जो दूध पीता बच्चा होता है, एक तरह से शैशवावस्था का बच्चा, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा, तो एक इन्फेंट, एज एन इन्फेंट, जब वो छोटा था राघव, तो डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल अफेक्शन, प्यार नहीं दिया माँ बाप ने, गोदी में नहीं लेकर के ये नहीं कहा अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा है, चाहे उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। कई लोगों को लगता है कि टाइम तो बच्चों को तब देंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, भाई वो जो बॉन्ड है, वो इमोशनल बॉन्ड जब से पैदा हुआ है तब से बनना शुरू हो गया। एरिक्सन को पढ़िए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज होती है सबसे पहले, यानी उसको केयर चाहिए, बच्चे को वार्मथ चाहिए, लव चाहिए, सब कुछ चाहिए ह्यूमन इन्फेंट को, ठीक है। तो इस बच्चे को इन्फेंसी में प्यार नहीं मिला, पॉटी कर दी, ऐसे ही पड़ा हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, टाइम पे दूध नहीं दिया, कभी हाथ में लेकर खिलाया नहीं, उससे बातें नहीं की, कनेक्शन बिल्ड ही नहीं किया, बॉन्ड ही नहीं बना, ठीक। तो इन्फेंट राघव के साथ बहुत ही बुरा हुआ, वंचित था अफेक्शन से, स्नेह की भावना का जो संचार है उस तक कम हो पाया। इन हिज लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड का मतलब क्या है, 6 से 12 वर्ष, यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष में जो चीज नहीं मिली उसका प्रभाव जीवन भर रहेगा। तो लेट चाइल्डहुड में 6 से 12 वर्ष में क्या हुआ, ही फाउंड कंसीडरेट टीचर्स, ऐसे टीचर्स मिले जो संवेदनशील थे, जो चिंतनशील थे, जो उसके बारे में सोचते थे, विचार करते थे, केयर करते थे उसकी। येट ही हैज इश्यूज ट्रस्टिंग पीपल एंड लैक्स करेज टू टेक रिस्क्स। आगे ना एरिक एरिक्सन घूम के, अब कई लोग कहेंगे थियोरी की क्या जरूरत है, आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अब जिसने पढ़ा है उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भैया टीचर्स तो मिल गए कंसीडरेट, लेकिन जब मिलने थे तब तो नहीं मिला ना वो केयर और प्यार, वो मिलना था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, पहली अवस्था में, इन्फेंसी में मिलना था, मिला कब, लेट चाइल्डहुड में। अब हालांकि टीचर समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ट्रस्ट ना कर पाने का इशू है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता लोगों को आसानी से, रिस्क टेकिंग रिस्क की जो एबिलिटी है वो उसमें कमी है उस चीज की, क्यों, क्योंकि बचपन में प्यार नहीं मिला। तो विच इशू ऑफ डेवलपमेंट एप्टली डिस्क्राइब्स राघव्स केस, कौन सा डेवलपमेंट का इशू राघव के केस को अप्लाई करता है, बताइए। कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी, भाई यहाँ ये बात थोड़ी हो रही है स्टेज होती है कि नहीं होती, ये तो इस तरह की बात ही नहीं है, वो तो प्याजे और वाइगोस्की के केस में होगा कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है वाइगोस्की के अनुसार, डिसकॉन्टिन्यूअस है प्याजे के अनुसार, क्योंकि वो स्टेजेस में बांट के चलते हैं। अब बात आती है अर्ली लेटर एक्सपीरियंसेस इशू, ये अपने आप में एक अलग बहस है साइकोलॉजिकल के आरंभिक यानी अर्ली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है कि लेटर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो लगभग सभी लोग ये मानते हैं, कुछ को छोड़ के, कि भाई जो शुरुआती आपका बचपन है, जो अर्ली डेवलपमेंट है, अर्ली एक्सपीरियंसेस है आपके जीवन के, वो बाद तक प्रभाव डालते हैं। तो आपका जो बचपन है अगर वो ठीक से नहीं बीता तो वो जीवन भर आपका कहीं ना कहीं खून चूसता रहेगा। तो अर्ली लेटर एक्सपीरियंसेस इशू है कि बाद के एक्सपीरियंसेस बेशक अच्छे हों, लेकिन जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है उनका प्रभाव है, और कुछ केस में बाद के एक्सपीरियंसेस का भी प्रभाव हो सकता है। तो इन दोनों का इशू है ये, ठीक है। नेचर नर्चर जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी डजंट मैटर हियर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने % लोगों ने सही दिया था, किसी को याद आ रहा है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9। अब इस चीज को बहाना नहीं बना के बैठ जाना है आपको एज एन इंडिविजुअल। एज अ टीचर आप ध्यान रखिए बच्चे का, बट एज एन इंडिविजुअल आप बहाना नहीं बना सकते कि बचपन में प्यार नहीं दिया था घर वालों ने इसलिए आज मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। ठीक है, वो भी है, सच है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट अब तो आप बड़े हो गए ना, आपकी जिम्मेदारी आपकी है ना। अब तो आपको प्यार देना है लोगों को, ठीक है, बच्चों को। देखो एक बार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स, यानी कि वो प्ले जो फैसिलिटेट करता है बच्चों को समझने में दूसरों के थॉट्स, दूसरों के विश्वास और दूसरों की भावनाएं। क्या नाम होगा उस प्ले का? तो एक वीडियो अलग से बनेगी आपकी, टाइप्स ऑफ प्ले। ये सीटेट में कभी पूछा नहीं जाता था, बट इस बार से इन्होंने कुछ कुछ चीजें पूछी हैं, हालांकि मैं पहले भी कराती थी टाइप्स ऑफ प्ले, बट इनको उतनी इंपॉर्टेंस हम अलग से नहीं देते थे क्योंकि सीटेट में नहीं पूछा जाता था। टाइप्स ऑफ प्ले पे एक वीडियो आएगी जल्दी ही। अब आपका सीटेट भी अनाउंस हो गया है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं छोटी छोटी जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो हम कहें टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं, कई प्रकार के खेल होते हैं, मिल्टन पार्टन के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप्स ऑफ प्ले दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेक बिलीव प्ले, जो कि 57% लोग सही तुक्का लगा पा रहे हैं, मेक बिलीव प्ले कल्पनाशीलता वाला खेल। मेक बिलीव प्ले में क्या होता है, डॉक्टर कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ और बन गया, तो वो उस तरह से फील करेगा। अच्छा दर्द हो रहा है तुमको, तो वो मेक बिलीव प्ले है जब आप दूसरों के बिलीव, फीलिंग्स और थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पैरेलल प्ले होता है, दो बच्चे इंडिपेंडेंटली बैठ के खेल रहे हैं, ना दूसरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस देख लेते हैं कभी कभी झांक के, ठीक है। सॉलिटरी प्ले तो अकेला ही खेल रहेगा बच्चा, इंडिपेंडेंट प्ले फिर वो बड़ा हो ही जाएगा, ठीक। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि 62% लोग सही दे पा रहे हैं, 57 ही दे पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम एज हिज पर्सनल ड्यूटी। देखो इनकी लैंग्वेज बड़ी है क्वेश्चंस की, इसको देख के घबराना नहीं है। अगर थियरीज ठीक से पढ़ी और एक बार हिम्मत करके इनको पढ़ना सीख लोगे क्वेश्चंस को, तो मजा आ जाएगा। सारा खेल है आपने क्वेश्चन पढ़ के समझा कितने अच्छे से, है ना, उसी में आपकी मदद की जा रही है यहाँ पे। और फिर भी आप लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, है ना। 5,500 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 2,000 लोगों को याद रहा लाइक करना। चलिए खैर, ये भी कोई ड्यूटी नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, निजी कर्तव्य है कि क्या करे, पालन करे। ये नहीं लिखा मजबूरी है, कर्तव्य है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, स्टेज बदल जाएगी, इतने एक वर्ड से स्टेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। शोभित कह रहे हैं आपको इतना याद कैसे रहता है? ऐसे मैं पर्सनली बैठ के रट्टे लगाती हूँ अलग से, मजाक कर रही हूँ यार, मतलब याद क्या, अब इतनी बार डिस्कशन हो चुका है और मैं समझने की कोशिश करती हूँ ना, जब आपको किसी चीज से प्यार होता है सब याद रहता है, नंबर से लेके डिटेल से लेके कपड़े से लेके रंग तक, है ना। और जब आपको सब्जेक्ट में भी ऐसे ही प्यार मोहब्बत हो जाएगा तो सब याद ही रहेगा, भूलोगे कैसे। देखो एक बार अगर हम बात करें, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड। भाई रूल्स आर रूल्स, रूल्स को माना जाना चाहिए, है ना। एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम, यानी हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो रूल्स को माने, क्योंकि रूल्स समाज का भला करने के लिए बनाए गए हैं। 57% लोग डी कह रहे हैं, जो कि सही भी है। बाकी सही क्यों नहीं है ये समझ लेते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की में तो क्योंकि रूल्स फॉलो करना अच्छा होता है, लोग आपकी तारीफ करेंगे इसलिए रूल्स फॉलो करो। ऐसी तो यहाँ तारीफ की बात हुई नहीं है सच कुछ, ठीक। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, देखो ये क्यों नहीं होगा, ये इसमें कंफ्यूज हो सकते थे आप, अभी भी हैं कंफ्यूज कुछ लोग। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्यों नहीं होगा? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में कोई कर्तव्य जैसी बात नहीं होती, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, सिंपल बात है। कुछ काम गलत है क्योंकि पनिशमेंट मिल जाएगी तो वो गलत हो गया, अगर सही चीज के लिए भी पनिशमेंट मिलेगी तो वो भी गलत मान लेगा बच्चा। तो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाता वो, उसको पनिशमेंट से बचना है इसलिए आज्ञा का पालन करेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा था कि पनिशमेंट मिलेगी इसलिए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होता है टिट फॉर टैट, वैसे यहाँ बात नहीं हुई, ठीक। तो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, भाई समाज में एक ऑर्डर मेंटेन रहे, नियम कायदे कानून तौर तरीके ठीक से चलते रहे, इसलिए हमारा नियमों का पालन करना जरूरी है। रूल्स आर रूल्स। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं इसको हम, 4th स्टेज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द लेमनेड इन हर टॉलर बट थिनर ग्लास। बहुत प्यारा क्वेश्चन कि एक बच्ची है जिसका नाम क्या है, सारा, ठीक है, बच्ची है सारा, पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द लेमनेड, लेमनेड है नींबू पानी है नॉर्मल देसी भाषा में कहें तो, ठीक है। अब आप उसको मोइतो कहो, कुछ और टोइटो कहो, ठीक, लेमनेड कहो। तो ये जो लेमनेड है इस पे वो पॉइंट आउट कर रही है, इन हर टॉलर बट थिनर ग्लास, एक ग्लास है जो लंबा है बट थिन है यानी पतला है, ठीक, उसमें जो लेवल ऑफ वाटर है मान लीजिए ज्यादा है, यहां तक है, ठीक है। वो पॉइंट आउट करके कह रही है
टीजेस हर सिस्टर दैट देयर फादर हैज गिवन हर मोर लेमनेट। उसकी सिस्टर का हो सकता है थोड़ा सा ये वाइडर ग्लास हो बट हाइट में छोटा हो, तो वो कह रही है देख मेरे ग्लास में तो पानी ज्यादा है, यहां तक पानी है, तेरे ग्लास में तो सिर्फ यहीं तक पानी है, जबकि क्वांटिटी दोनों में सेम हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, वो जो चौड़ा ग्लास है वाइडर ग्लास है तो ठीक। लेकिन वो टीज कर रही है बच्ची अपनी सिस्टर को। हर सिस्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड सिंस शी हैड सीन देयर फादर पोर द लेमनेट फ्रॉम, हो तो है देखना एक बार, अभी चल रहा होगा ये, बीच बीच में आजकल डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जो सारा की सिस्टर वो कह रही है यार इतना ही डाला था इसमें भी, ये 1 ग्लास वाटर था या 1 लीटर पानी था, 1 लीटर तो कैसे लेमनेड पियेंगे, बट ये 1 ग्लास भरा हुआ था, इसमें ही इससे ही इतना ही पानी इसमें था, इतना ही इसमें था, लेमनेड दोनों में बराबर है, तुम्हारे ग्लास में ज्यादा दिख रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। सिस्टर को कोई टेंशन नहीं है इस बात को देख करके। अब यहां पे गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट सारा एग्जिबिस्ट, देखो क्वेश्चन चेंज हो जाता अगर सारा की जगह सारा की सिस्टर के बारे में पूछ लेता, है ना। पूछा है सारा क्या व्यवहार प्रदर्शित करती है, दैट मींस सारा अभी कंजर्वेशन अचीव नहीं कर पाई, सारा अभी संरक्षण अचीव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो अभी 7 से 11 वर्ष की नहीं हुई, उसकी सिस्टर में भी हो गई होगी। क्यों? क्योंकि उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, उसको पता है शेप और साइज के चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी अगर शेप या साइज बदल दिया है तो सारा एग्जिबिट्स व्हाट? सेंट्रेशन, भाई केंद्रीकरण। उसका जो ध्यान है वो सिर्फ हाइट पे है, इसकी हाइट पे केंद्रित है, उसका ध्यान इसकी विड्थ पे केंद्रित नहीं है, यानी एक ही एस्पेक्ट पे फोकस है पूरा, बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पाता बच्चा, इसलिए इसको केंद्रीकरण कहते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन है ये, क्या है? संरक्षण की कमी है सारा में, वही उसकी सिस्टर में नहीं है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। अगर सिस्टर के बारे में पूछता तो आप कह देते कि सिस्टर एग्जिबिट्स डिसेंट्रेशन, है ना, यहाँ पे डिसेंट्रेशन लिखा होता, यानी वो डिसेंटर कर पाती है, विकेंद्रीकरण कर पाती है, अलग अलग एस्पेक्ट में देख पाती है चीजों को, बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मजा आ रहा है आज के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12? अकॉर्डिंग टू प्याजे, आपके प्यारे प्याजे कहते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, विकास की किस अवस्था में, डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स। बस कीवर्ड पकड़ लो, काम हो जाएगा आधे से ज्यादा, है ना। सिर्फ कीवर्ड नहीं पकड़ लो, बट कीवर्ड पकड़ लो, कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा तो कीवर्ड से आप खेल जाओगे, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? पीयूष कह रहे हैं कैसी हैं, जिम जा रहे हैं कि नहीं? जिम हम तो छोड़ दिए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन किए हैं, वो भी जा नहीं पा रहे हैं, जाएंगे अब कल से। मंदी का दौर है इसलिए सीटेट के लिए मैथ पेडागोजी यूट्यूब पर पढ़ा दीजिएगा। मैं तो पढ़ाती हूँ यार, डोंट वरी, इवन सर भी कुछ क्लासेस ले लेंगे। और कोई समस्या? एलिजिबल नहीं हूँ सीटेट के लिए, इसके लिए टेंशन मत लो, बीएड फर्स्ट ईयर वाले बहुत परेशान है। एक बार एलिजिबिलिटी का जो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट का वो आ जाने दो, 2 से 3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद इस पे खूब चर्चा कर लेंगे अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्याजे की, तो प्याजे कहते हैं ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स, बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल कब करना शुरू कर देता है, यानी ये है ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो इस एप्पल को ए से दर्शा सकता है कब? टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को वो यूज करने लग जाएगा और लॉजिकल रीजनिंग एमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। अब इन्होंने ये अपने आप ही फंसा दिया है क्वेश्चन को, मतलब कहना क्या चाहते हो, क्योंकि अगर लॉजिकल की बात कर रहे हैं तो भैया आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लेकिन अगर बात कर रहे हैं किसकी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, तो आंसर होता प्री ऑपरेशनल। ये एक बार उनको चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने ऑफिशियली क्या माना है, क्योंकि इस हिसाब से दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। प्याजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। देखो तर्क तो डेवलप होता है आपका कॉन्क्रीट में, लेकिन शुरुआत की अगर ये बात कर रहे हैं या सिंबल्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने खुद ही कंफ्यूजिंग बना दिया है। अब इनके ऊपर है कि इन्होंने आंसर क्या माना है। सीटेट में पूछा जा चुका है ऑनलाइन पेपर में ये क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल में इन्होंने सिंबॉलिक पे अगर फोकस किया है तो आंसर प्री ऑपरेशनल कंसिडर किया होगा। हमारे अनुसार लॉजिकल रीजनिंग एमर्ज हो जाती है तो आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी होना चाहिए। स्टार मार्क कर लेना, अभी के लिए इसका आंसर यही लगा लेना, क्योंकि सिंबॉलिक पे फोकस है, बाकी दूसरी चीज ये बाद में लाए सेंटेंस के, तो प्रोबेबिलिटी है कि आंसर ए हो। बाकी मैं एक बार चेक करके कल इसके आंसर को फाइनल कर दूंगी ऑफिशियली क्या कंसिडर किया है। ए और बी में से दोनों ही सही हैं इस केस में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, है ना। तो अगर देखा जाए तो बेहतर आंसर यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो सकता है। बट इस तरह के क्वेश्चन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ये लोग जहां सिंबॉलिक लगा देते हैं ना, वहां फिर ये प्री ऑपरेशनल पे ही चले जाते हैं हमेशा। तो लेट्स सी, कल एक बार डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी तो सिंबॉलिक रहेगा ना, ऐसा थोड़ी 7 से 11 में आ गया बच्चा तो सिंबॉलिक खत्म हो गया।
तो ज्यादा बेहतर आंसर बी है, बट ये लोग क्या कंसिडर करते हैं उस पर चर्चा कल करेंगे। एक बार मैं 12th क्वेश्चन मेरे को याद दिला देना, या मैं खुद भी याद रख लूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा एक बार। अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीसेस ऑफ अ पजल। अमन एक बच्चा है, एक पजल है, उसके सामने एक पहेली है, उसके पीसेस को वो फिक्स करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक बात है, बट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट द करेक्ट पार्ट्स। भाई सही पार्ट्स को वो फिक्स नहीं कर पा रहा है, फिट नहीं कर पा रहा है। वो होता है ना पजल, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग रंग का, वो एक स्क्वायर क्यूबिकल बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं आई थिंक, तो वो सॉल्व करते हैं कई लोग, तो वो सही जगह पे सही पीस फिट नहीं कर पा रहा। एट द राइट प्लेस हिज मदर प्रोवाइड्स हिंट्स। उसकी माता जी ने क्या किया, उसको हिंट्स दिए, उसको क्यूज दिए, कुछ इनडायरेक्टली उसको हिंट दिए, इन द फॉर्म ऑफ हाउ, व्हाट एंड व्हाई। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की's थियोरी ऑफ लर्निंग, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग विल, यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार ये जो माता जी ने हिंट दिए हैं, बच्चे को इनडायरेक्टली हेल्प की है, कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उसको इनडायरेक्टली बताया है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। 90% लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगा। यानी स्कैफोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प, मतलब माता जी ने वहां हेल्प की है बच्चे की जहां बच्चा अटका है। ठीक है, तो हिंट दी है उसको इनडायरेक्टली, डिमोटिवेट नहीं किया, कोई अग्रेशन नहीं क्रिएट किया, हेल्प नहीं की, ऐसा भी नहीं है, हेल्प कर दी है। तो वाइगोस्की के अनुसार मचान या पाड़ कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इन वाइगोस्की's थियरी असिस्टेड डिस्कवरी लर्निंग इज एडेड बाय। असिस्टेड डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या है, असिस्ट करे कोई डिस्कवर करने में। तोड़ के देख लिया करो ना, समझ में आ जाएगी कहानी। असिस्ट करे कोई, असिस्ट मतलब हेल्प करे कोई खोज करने में, अन्वेषण करने में, डिस्कवरी करने में। यानी कोई मतलब कौन होगा, जो आपसे ज्यादा जानता होगा, है ना। तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, पीयर कोलैबोरेशन होगा इससे, या पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देखो ये तो बिहेवियरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया, खुशबू आई खाने की और आप खाने चले गए। वो नहीं होता मोटू पतलू में, जो वो मोटू होता है खिंचा हुआ चला जाता है, जैसे ही समोसे की खुशबू आती है, तो वो जो समोसा है वो स्टिमुलस है, और उसका रिस्पॉन्स जो दौड़ के जाना है, खिंचे चले जाना है, वो रिस्पॉन्स है। तो ये बिहेवियरिज्म में होता है। वाइगोस्की या पियाजे का इससे कोई संबंध नहीं है। वो व्यवहारवादी कहते हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, पैवलव हो, स्किनर हो, घुमा फिरा के बात वही करते हैं। रीइंफोर्समेंट की बात भी वही होती है, कहाँ, व्यवहारवाद में। ठीक है, व्यवहारवाद और ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, पढ़िएगा कभी शांति से। पीयर कोलैबोरेशन इज द राइट आंसर। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा संज्ञानात्मक द्वंद्व, के बच्चे के दिमाग में द्वंद्व क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, है ना, ये चूज करूं कि ये करूं कि ये करूं। लेकिन यहाँ पे क्या है, असिस्टेड डिस्कवरी, यानी सब एक साथ में, एक साथ सहयोग करके सीख रहे हैं। तो सहपाठी सहयोग हो सकता है, कोई बच्चा आपसे ज्यादा जानता हो किसी क्षेत्र में, तो हम मिलके ग्रुप में सीख रहे हैं, तो ये पीयर कोलैबोरेशन हो गया। या मोर नॉलेजेबल अदर भी इस चीज में हेल्प कर सकता था। आज के लिए आखिरी सवाल हावर्ड गार्डनर पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, शाम की सीटेड वाले बैच में हम ये डिस्कस भी कर रहे थे। हावर्ड गार्डनर की अगर हम बात करें, जिन्होंने थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी है, और इनकी बुक जो कि 1983 में आई, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक सिंगल यूनिट बुद्धि नहीं है, बुद्धि के कई इंडिपेंडेंट प्रकार हो सकते हैं। कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई गार्डनिंग में अच्छा हो सकता है, कोई खुद को समझने में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई किसी और चीज में। अगर हम बात करें तो 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने चर्चा की है। ठीक, पूछा क्या है, वाइल क्या होता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड्स एक्यूरेटली। यानी कौन सी क्षमता की हम बात करेंगे, वो व्यक्ति जो विजुअल वर्ल्ड को बहुत ही एक्यूरेटली समझ लेता है। यानी कि उसने देखा, अच्छा यहाँ पे ये इतना स्पेस है, इसमें तो हम ये बना सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये वाला पौधा अच्छा लगेगा। मतलब होता है ना, कई लोगों की बहुत अच्छी क्षमता होती है, जैसे इंटीरियर को ही डेकोरेट करना उनको बहुत पसंद है कि भाई ये वाला सोफा इस साइड नहीं इस साइड आना चाहिए, ये टीवी ना इस साइड ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जो एबिलिटी है स्पेस को देख के विजुअल इमेजिनेशन की, ये स्पेशल इंटेलिजेंस में होती है। एंड टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वंस इनिशियल परसेप्शंस। ना तो इसका बॉडीली काइनेस्थेटिक्स से कोई संबंध है, लॉजिकल मैथमेटिकल में साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन आ जाएंगे, इंट्रापर्सनल में होगा जब आप खुद को समझने में अच्छे होंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक में स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह आ जाएंगे जिनकी बॉडी पे पकड़ है। लेकिन स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि, स्थान को देख के जब आपके दिमाग में विजुअल्स क्रिएट होने शुरू हो जाएं, यानी ये कौन कौन लोग हो सकते हैं, ये कार्टोग्राफर जो नक्शा बनाते हैं वो हो सकते हैं, ये इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकते हैं, ये आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं जो बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, है ना। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं, स्कल्पचर्स हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो कि स्पेस के साथ डील करने में अच्छे होते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। होपफुली आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा अपने क्लास को, और आपको